डीन। वाइस प्रिंसिपल केशव की आंखों में आंसू भर आए। डीन काल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह डीन के अधिकार का प्रतीक है, इसे संभाल कर रखो। जब तक व्हाइट रॉक अकादमी को इसमें फंसाया नहीं जाता तब तक सब ठीक है। अगर ऐसा कभी होता है तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे सार्वजनिक रूप से एक्सपेल कर देना चाहिए, बिना किसी संदेह के निर्णायक बने। अकादमी मेरे बिना भी काम चला सकती है, लेकिन इस मामले में उसे नहीं फंसाया जा सकता। ये समझते हुए कि डीन काल ने अपना मन बना लिया है, वाइस प्रिंसिपल केशव को पता था कि अब और समझाने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और सिर झुकाया। समझ गया। डीन काल ने कुछ और नहीं कहा और तेजी से डीन की ऑफिस से बाहर निकल गया। राक्षस वास्तव में क्या था, उसे यकीन नहीं था। न ही उसे पता था कि यह यहां लागू होता है या नहीं, लेकिन वह विपिन को अच्छी तरह से जानता था। स्थिर, विनम्र, जिम्मेदार और अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बावजूद अहंकार का एक अंश भी नहीं। महत्वाकांक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को मारना हमेशा के लिए विवेक पर दाग छोड़ देगा। यही कारण था कि जब राजा अथर्वराज उसके पास पहुंचा तो डीन काल ने पहले ही अपना मन बना लिया था। लेकिन व्हाइट रॉक अकादमी की सुरक्षा के लिए वह किसी भी तरह के संबंध से इनकार ही कर सकता था। तेजी से आगे बढ़ते हुए डीन काल ने एक काले रंग की पोशाक पहनी और अपना चेहरा ढकते हुए अकादमी से बाहर निकला। 10 मिनट बाद वह एक बड़े एस्टेट पर पहुंच गया। वाइस प्रिंसिपल केशव द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी के अनुसार विपिन वर्तमान में किसी को तावीज लिखने में मार्गदर्शन कर रहा था। यदि वह सफल होता तो उसे 50 लाख ओरिजिन सिक्कों का इनाम मिलता। विपिन ने पहले ही 10 लाख सिक्कों तक के इनाम वाले हर कार्य को पूरा कर लिया था। यह 50 लाख सिक्के बचे हुए आखिरी सिक्के थे। यह जानते हुए कि समय बहुत महत्वपूर्ण था और मित्तल फैमिली और राजा भुवनेश्वर को अभी भी विपिन का पता नहीं चला था, डीन काल ने बिना देरी किए काम किया। वह एस्टेट की दीवार फांदकर आंगन में उतरा और एक भी गार्ड को सचेत नहीं किया। जो कोई भी इतना बड़ा इनाम देने में सक्षम था वह महत्वहीन नहीं था। हालांकि वे शीर्ष 3 परिवारों के बराबर नहीं थे, फिर भी वे दुर्जेय थे। पार्लर के अंदर विपिन और मोहन शांति से बैठे थे। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीरता से देख रहा था और झुककर प्रणाम कर रहा था। टीचर विपिन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। विपिन ने सिर हिलाया। तावीज कागज पर किसी की शक्ति की छाप है, जो सक्रिय होने पर बहुत अधिक शक्ति को मुक्त करने में सक्षम है। जिस विस्फोटक तावीज पर आप काम कर रहे हैं, एक बार सक्रिय होने पर यह 7 सितारा लेवल के पुल पावर अटैक के बराबर है। कठिनाई बहुत अधिक है। वर्तमान में आपके पास 8 प्रमुख दोष हैं। पहला, अंकन प्रक्रिया के दौरान अपर्याप्त ध्यान। हालांकि विपिन की ओरिजिन वर्ल्ड में तावीजों के बारे में समझ सीमित थी, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी ने आसानी से खामियों को उजागर कर दिया। उन्हें इंगित करना और सुधार के बारे में निर्देश देना मुश्किल नहीं था। धन्यवाद, टीचर विपिन। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने विपिन द्वारा पहचानी गई हर कमी को स्वीकार किया, जो उसके अपने अनुभवों के अनुरूप थी। अगर लगन से सुधार किया जाए तो तावीज बनाने में सफलता आखिरकार हाथ में थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास और सवाल हैं तो बेझिझक पूछें, विपिन ने समान भाव से कहा। बेशक, उस आदमी ने इशारा किया
और उसके प्रबंधक ने विपिन को 5 लाख ओरिजिन सिक्के थमा दिए। विपिन ने भुगतान स्वीकार कर लिया और मोहन को अलविदा कहने के बाद जाने लगा। वह अचानक रुक गया। भौहें ऊपर उठीं। हवा से एक मुड़ा हुआ नोट उसकी हथेली में तैर आया। उसने उसे खोला तो उसमें 4 शब्द थे, तुरंत बाहर मिलो। भौहें सिकोड़ते हुए विपिन आंगन के प्रवेश द्वार की ओर गया और उसने एक गली के अंत में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को प्रतीक्षा करते देखा। कौन? उसने बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, आकाश में तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। एक और काले कपड़े पहने व्यक्ति नीचे उतरा और पहले व्यक्ति पर ब्लेड से हमला कर दिया। क्लैंग! पहली आकृति ने ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 5 उंगलियां फैलाकर एक घुमावदार बल छोड़ा, जिससे तलवार हवा में ही फंस गई तथा धातु की झनकार की एक श्रृंखला के साथ वह ढीली पड़ गई। दूसरी आकृति ने कहा, स्वेलोज स्प्रिंग 3 टैप, क्या आप राजा अथर्वराज हैं? और आप डीन हैं? राजा अथर्वराज ने पहचानते हुए कहा। दोनों ने अपने मुखौटे नीचे खींच लिए, जिससे परिचित चेहरे सामने आ गए। राजा, डीन, यहां क्या हो रहा है? विपिन ने हैरान होकर पूछा। यह स्पष्ट है कि आप भी इसी इरादे से आए हैं। डीन, आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, राजा अथर्वराज ने कहा। इससे पहले उन्होंने विपिन को पकड़ने के लिए राजा भुवनेश्वर के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, लेकिन इस तरह सामने आने से एक दूसरे के सामने उनके असली इरादे उजागर हो गए। टीचर विपिन, मायावंश किंगडम के डेस्टिनी हॉल से राजा भुवनेश्वर यहां है। मित्तल फैमिली के साथ आपको गिरफ्तार करने की साजिश कर रहा है, डीन काल ने कहा, बिना किसी रोक टोक के और राजा अथर्वराज द्वारा साझा की गई खबर को याद करते हुए। मेरी सलाह है, तुरंत भाग जाओ। राजा अथर्वराज ने सिर हिलाया। बिल्कुल, डेस्टिनी हॉल अभिनय कर रहा है और न तो सिटी लॉर्ड्स मेंशन और न ही व्हाइट रॉक अकादमी खुले तौर पर विरोध कर सकती है। हम व्यक्तिगत रूप से आपको चेतावनी देने आए हैं कि आप चले जाएं, ताकि सभी को और परेशानी न हो। विपिन की भौहें तन गईं। क्या उन्हें यकीन है कि मैं एक राक्षस हूं? क्या वे कार्रवाई करने से पहले कम से कम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे? उसने सोचा था कि अपनी ताकत का खुलासा करने पर उसे जांच का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए एक मनगढ़ंत सलाह तैयार कर लिया था। फिर भी उनकी जल्दबाजी से ऐसा लग रहा था कि राजा भुवनेश्वर उसे सफाई देने का मौका नहीं देने वाला था। डीन काल ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजा अथर्वराज सही कह रही है। अगर उन्हें तुम्हारे समर्थन का डर होता तो वे सावधानी से जांच करते, लेकिन अगर तुम कमजोर दिखते तो वे तेजी से कार्रवाई करते। तुम्हें राक्षस का लेबल देना ही तुम्हें मारने और उन्हें प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। विपिन ने एक पल रुककर गंभीरता से सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। कमजोर होने का मतलब है आसान निशाना बनना। अभी चले जाओ। मैंने पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के गेट बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन उत्तर का गेट खुला छोड़ दिया है। तुम बिना किसी की नजर पड़े बाहर निकल सकते हो। अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी, राजा अथर्वराज ने आग्रह किया। विपिन ने उन्हें गौर से देखा। और अगर मैं चला गया तो तुम दोनों का क्या होगा? हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन उसे जवाब पता था। अगर विपिन पकड़े जाने से ठीक पहले गायब हो जाता तो मुखबिरी का संदेह पैदा होता। इन 2 लोगों, एक उसके छात्र का पिता और दूसरा
जिसने अकादमी में उसका समर्थन किया था, को अनिवार्य रूप से परिणाम भुगतने होंगे, विशेषकर राशि और रुद्र, जिन पर भी संभवतः आरोप लगाया जाएगा। हमारे पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त स्थिति है। ठोस सबूत के बिना राजा भुवनेश्वर बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। डीन काल ने समझाया, राजा भुवनेश्वर की ताकत क्या है, क्या आप जानते हैं? विपिन ने बीच में टोकते हुए कहा, उसे दक्ष रैंक पर होना चाहिए। मैं अभी अभी वहां पहुंचा हूं, इसलिए वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। राजा अथर्वराज ने स्वीकार किया। दक्ष रैंक? विपिन की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह इस अवस्था तक नहीं पहुंचा था, लेकिन लाइब्रेरी में विवरण मौजूद थे। एक शक्तिशाली आत्मा वाला साधक एक दक्ष बना सकता है, आत्मा शक्ति के साथ हमला कर सकता है। अदृश्य और अप्रत्याशित ऐसे हमले एक भीम रैंक के लिए भी पागलपन या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इसने दक्ष रैंक के योद्धा को दुर्जय बना दिया। वे ओरिजिन कोर के पीक पर खड़े थे, जो कि अधिकांश से बेजोड़ था। इस क्षेत्र में क्षितिज नगर जैसा शहर 9वें स्तर के स्वामी के लिए प्रसिद्ध था। प्रतिस्पर्धी शहर इसे चुनौती नहीं दे सकते थे। हालांकि ऐसी शक्ति प्रभावशाली थी, लेकिन विपिन बहुत चिंतित नहीं था। आत्मा के हमले, जिनसे अधिकांश लोग डरते थे, उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। जब तक कोई प्रतिद्वंद्वी पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता, तब तक उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। उसके लिए ये हमले का सबसे कमजोर रूप थे। इसके अलावा, जबकि दक्ष रैंक अपनी आत्मा की शक्ति को अपने शरीर के साथ मिलाकर भारी शक्ति प्राप्त कर सकते थे, विपिन ओरिजिन वर्ल्ड को जलाकर समान शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसलिए अगर राजा भुवनेश्वर इस स्तर पर था, तो वह उतना कमजोर नहीं था जितना वह दिख रहा था। स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ वह ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकता है। हां, यह सही है। खुद के अलावा उसके पास एक भीम रैंक का ब्लैक स्केल्ड फेनिक्स ईगल है। साथ में वे दक्ष रैंक से नीचे लगभग अजेय हैं। उसकी प्रतिभा और लाभों के साथ आपको बहुत देर होने से पहले ही चले जाना चाहिए, राजा अथर्वराज ने आग्रह किया। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम्हें उससे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी पीछे हट जाना और जब तुम मजबूत हो जाओ तो वापस लौटना बुद्धिमानी है, डीन काल ने तत्काल कहा। उनकी ईमानदारी देखकर विपिन का दिल कृतज्ञता से भर गया। गहरी सांस लेते हुए वह मुस्कुराया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर वे मुझे कमजोर समझते हैं और महिमा के लिए मेरी जान लेने का इरादा रखते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई जान जाए कि यह एक गंभीर गलती है। नहीं जाना है। राजा अथर्वराज और डीन काल ने एक दूसरे को देखा और दोनों के माथे पर बल पड़ गए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे क्यों जाना चाहिए? विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें आश्वस्त किया। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन मेरे पास रहने के अपने कारण हैं। भागने से समस्या हल नहीं होगी। दूसरा पक्ष डेस्टिनी हॉल का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह भाग गया तो यह एक राक्षस के रूप में उसके लेबल की पुष्टि करेगा और पूरा महाद्वीप उसका शिकार करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो एकमात्र विकल्प छिपना होगा, एक भगोड़े की तरह रहना होगा। कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अगर वह ऐसा करता तो न सिर्फ वह अपना नाम साफ करने का मौका खो देता, बल्कि मास्टर सेक को बचाना भी लगभग नामुमकिन हो जाता। उसके पास अभी भी इसे संभालने का समय था, लेकिन कौन जानता था
कि मास्टर शेख इतना लंबा इंतजार कर सकता है। इसलिए इस पर विचार करने के बाद सबसे तेज समाधान यह था, यदि वह उन्हें हरा नहीं सकता था तो वह उनके साथ शामिल हो जाएगा। अगर वह किसी तरह साबित कर सके कि वह एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला स्वर्ग का मास्टर है, तो भले ही राजा भुवनेश्वर महत्वाकांक्षी हो, वह कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके और भी लाभ थे। सबसे पहले वह डेस्टिनी हॉल में घुसपैठ करने और मास्टर शेख के ठिकाने की जांच करने के अवसर का उपयोग कर सकता था, उसके बचाव की तैयारी कर सकता था। दूसरा, वह अधिक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकता था, जिससे उसकी साधना में तेजी आ सकती थी। बेशक यह जोखिम भरा था। अगर वह पकड़ा गया तो भागना भी असंभव होगा, लेकिन अगर वह जोखिम नहीं उठाता तो उसे वह कभी नहीं मिल पाता जो वह चाहता था। अगर वह हमेशा सतर्क रहता तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर वह अनगिनत बार मर चुका होता। यह इस बारे में नहीं है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है। राजा अथर्वराज चिंतित दिख रहा था। जब वह अपनी बात जारी रखने वाला था, तभी जल्दबाजी में आए कदमों की आवाज ने उसे रोक दिया। सभी ने व्हाइट रॉक अकादमी के महान बुजुर्ग राजू को गली के प्रवेश द्वार पर आते देखा। बुजुर्ग चिंतित दिखे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें गली में देखा तो वह डीन काल के पास जाने से पहले रुक गए। डीन संजय मित्तल ने अकादमी में एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और राशि, मिताली और रुद्र को हिरासत में ले लिया है और यह जानना चाह रहे हैं कि टीचर विपिन कहाँ हैं। उन्होंने राशि को पकड़ लिया। राजा अथर्वराज का चेहरा काला पड़ गया। हां, एल्डर राजू ने सिर हिलाया। एडवाइजर क्या कर रहा है? राजा अथर्वराज गुस्से में दहाड़ा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब ऐसा हो गया तो वह क्रोधित हो गया। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से वापस जाओ और मेरे साथ नजर आने से बचो, इससे मामला और उलझ जाएगा। विपिन ने सलाह दी। यह देखकर कि वे उसे रोक नहीं सकते और स्वर्ग के मास्टर के संयम की पूर्ण कमी से हैरान होकर राजा अथर्वराज और डीन काल ने तेजी से प्रस्थान करने से पहले एक दूसरे को देखा। यंग मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? मोहन ने पूछा। तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सामग्री जुटाने पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विपिन ने इशारा किया। मोहन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा यंग मास्टर। अगर हम खतरे का सामना करते हैं तो भले ही मैं कमजोर हूं, फिर भी मैं मदद कर सकता हूं। इसके अलावा मैं आपके इरादों को अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे समय होते हैं जब बेहतर होता है कि मैं आपकी बात करूं। मैं आपका सबसे अच्छा प्रवक्ता हूं। विपिन ने विराम लिया। सच है, यह आदमी उसके साथ कई परीक्षणों से गुजरा था और वास्तव में ऐसी बातें थीं जो मोहन के लिए कहना आसान होगा। चलो, ये बात ध्यान में रखते हुए विपिन ने सिर हिलाया, दांवली पर सवार हुआ और व्हाइट रॉक अकादमी की ओर सरपट दौड़ पड़ा। व्हाइट रॉक अकादमी के अंदर संजय मित्तल, वैभव और राजा भुवनेश्वर दर्जनों शक्तिशाली बुजुर्गों से घिरे हुए एक साथ खड़े थे। उनके सामने राशि, मिताली और रुद्र को सैनिकों ने रोक रखा था, जो थोड़े अव्यवस्थित दिख रहे थे। मुझे बताओ कि विपिन कहाँ है और मैं उस पर भरोसा करने में आपकी अज्ञानता को अनदेखा कर दूंगा। यदि नहीं, डेस्टिनी हॉल आपको एक राक्षस के साथ जुड़ने के परिणाम दिखाएगा। राजा भुवनेश्वर की आवाज शांत थी और उसने उपेक्षापूर्ण इशारा किया। अज्ञान, संगति,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है सर। मिताली ने चुनौती भरे अंदाज में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। राजा भुवनेश्वर ने उसे अनदेखा किया और संजय मित्तल की ओर मुड़ा। मित्तल फैमिली के मुखिया, ये आपकी बेटी है? हां। संजय मित्तल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी बेटी को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। मिताली, क्या तुमने अभी तक बहुत परेशानी खड़ी कर दी है? हमें तुरंत बताओ कि विपिन कहां है और उसे सुधारो। या क्या तुम पूरे मित्तल फैमिली को अपने साथ घसीटना चाहती हो? तुम्हें नीचे घसीटना? तुम कौन हो? मित्तल फैमिली के लीडर, क्या आप बता सकते हैं कि टीचर विपिन ने क्या अपराध किया है? मिताली ने साहसपूर्वक पूछा। ये शाही राजधानी के डेस्टिनी हॉल से एक स्वर्ग के मास्टर है। उसे संदेह है कि विपिन एक राक्षस है और वह उसे पकड़ने आया है। एक राक्षस डेस्टिनी हॉल की वांछित सूची में एक अपराधी है जो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। क्या आप इसकी गंभीरता को समझते हैं? संजय मित्तल की भौहें तन गईं और वह चिल्लाया, ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जिद्दी होना बंद करो, नहीं तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। संदिग्ध? तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी आप पहले से ही एक टीचर की तलाश के लिए सेना जुटा रहे हैं और उसके ऊपर उसके छात्रों को मजबूर कर रहे हैं। क्या वास्तव में डेस्टिनी हॉल इसी तरह काम करता है? मिताली ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा टीचर विपिन ने हमें अमूल्य सबक सिखाया है। एक दिन का टीचर जीवन भर के लिए पिता की तरह होता है। अगर मुझे उनका ठिकाना भी पता होता तो मैं उसे नहीं बताती। वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि हम टीचर विपिन को धोखा दें तो सपने देखते रहें। राशि ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्र ने आगे बढ़कर मिडिल फिंगर दिखा दी। राजा भुवनेश्वर ने ठंडी निगाह से संजय मित्तल की ओर देखा। आपकी बेटी की जबान बहुत तीखी है। संजय मित्तल के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा और वह जल्दी से झुक गया। माफी चाहता हूं राजा भुवनेश्वर, मैं इस अवज्ञाकारी लड़की को खुद ही संभाल लूंगा और उसे इसके परिणाम समझा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। राजा भुवनेश्वर आगे बढ़ा और तीनों छात्रों को शांत भाव से देखा। तुम उसके प्रति वफादार हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या वह भी तुम्हारी उतनी ही परवाह करता है? शायद उसे पता था कि हम आएंगे, इसीलिए वह बहुत पहले ही भाग गया। असंभव। मिताली ने अपना सिर हिलाया। असंभव? तो फिर वह अब कहां है? राजा भुवनेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि उसे अभी तक पता नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर भी उसने तुम्हें यहां छोड़ दिया। यह वही टीचर है जिस पर तुम्हें भरोसा है। यह। मिताली और रुद्र ने अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। राशि ने अपनी भौहें उठाईं। हमें पंगु करने की कोशिश करना बंद करो। हम अपने टीचर के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या तुम? बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हें मानव स्वभाव के बारे में एक पाठ पढ़ाऊंगा। राजा भुवनेश्वर ने एक कदम आगे बढ़ाया। घुटने टेको। धमाका। दक्ष रैंक से विशाल एनर्जी की एक शक्तिशाली लहर फैल गई। तीनों को लगा कि आसमान में अंधेरा छा गया है, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें चीर कर अलग कर देगा। उनके दिलों में भय भर गया और उनके घुटने अनायास ही कमजोर पड़ गए, मानो वे किसी भी क्षण गिर पड़ेंगे। नहीं, ये महसूस करते हुए कि वह उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, राशि और मिताली के चेहरे लाल हो गए और उन्होंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। यहां
स्वर्ग की तकनीकों की ताकत चमक उठी। भले ही उन्होंने केवल सरलीकृत संस्करण ही सीखे थे, स्वर्ग के मार्ग की शक्ति ने उन्हें घुटने टेकने से रोक दिया। भले ही उनकी हड्डियां दबाव में टूटने जैसी महसूस हो रही थीं। तुम्हारी ताकत कम है, पर हौसला है। देखते हैं तुम कितने दिन टिक पाते हो। आश्चर्यचकित होकर राजा भुवनेश्वर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उस हल्की हलचल से राशि और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उनकी ओर टूटकर गिर रहा हो। खून ठूकते हुए रुद्र गिर पड़ा, कई मीटर पीछे जा गिरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मिताली और राशि भी जल्द ही उसके पीछे गिर पड़े। किसी भी मार्शल तकनीक या सच्ची ऊर्जा का उपयोग किए बिना राजा भुवनेश्वर ने केवल अपनी दिव्य दक्ष के दबाव से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह था दक्ष रैंक का आतंक। राजा भुवनेश्वर, कृपया मेरी बेटी के साथ नरमी से पेश आए। वह भले ही गुमराह हो, लेकिन फिर भी वह मेरी ही मांस मिजाज है। संजय मित्तल ने जल्दी से विनती की। मैं राजा अथर्वराज व्हाइट रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड हूं और राशि मेरी बेटी है। कृपया राजा भुवनेश्वर दया दिखाएं। राजा अथर्वराज इस समय आ गया। उसके हाथों को सम्मानपूर्वक पकड़ लिया। वाइस प्रिंसिपल केशव, क्या हो रहा है? डीन काल जल्दी से वहां पहुंचे, घबराने का नाटक करते हुए फिर ऊपर देखा। वे सिर्फ छात्र हैं, युवा और अज्ञानी। शायद हम इस पर शांति से चर्चा कर सकें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उन्हें सबक सिखा रहा हूं। राजा भुवनेश्वर ने फिर से आगे बढ़ने से पहले दोनों अधिकारियों को तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी दिव्य आत्मा का दबाव छात्रों पर टूट पड़ा, जिससे उनके लिए बोलना भी असंभव हो गया। भारी दबाव के बावजूद राशि और अन्य लोगों को आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। हम? आश्चर्यचकित होकर राजा भुवनेश्वर का चेहरा काला पड़ गया। चूंकि तुम झुकने से इनकार कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने अपनी हथेली उठाई और हल्के से दबाया। टकराना। राशि और अन्य लोग जो अभी अभी खड़े हुए थे, बल का सामना नहीं कर सके और गिर पड़े तथा एक बार फिर खून की खांसी आने लगी। तुम दावा करते हो कि विपिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फिर भी तुम यहां पड़े हो, मेरे द्वारा घायल। वह टीचर कहां है जिस पर तुम इतना भरोसा करते हो? राजा भुवनेश्वर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके वस्त्र बह रहे थे, जिससे एक शक्तिशाली उपस्थिति का पता चल रहा था। भींच ली। अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन वह समझ गई कि उसके पिता ने संभवतः टीचर विपिन को चेतावनी दी होगी, जो अब तक व्हाइट रॉक सिटी छोड़ चुके होंगे। अगर वह बच जाता तो कम से कम वे तत्काल खतरे में नहीं पड़ते। जब तक उसके टीचर को पकड़ा नहीं जा सकता, तब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। टीचर आएंगे। मिताली ने दांत पीस लिए। ओह, वह ऐसा करेगा? कितना भोलापन है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा विश्वास कितना हास्यास्पद है। राजा भुवनेश्वर ने अपना हाथ उठाया और प्रहार करने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया कि उसकी अपार आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई है, मानो वह शून्य में विलीन हो गई हो। क्या? राजा भुवनेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। दक्ष रैंक के महाशक्ति होने के नाते वह अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति को जानता था। यहां तक कि भीम रैंक के एक्सपर्ट भी इससे नष्ट हो जाते, लेकिन यहां इसे तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दिया गया था। कौन जिम्मेदार था और वे किस स्तर पर थे? तभी एक घोड़ा उनकी ओर सरपट दौड़ा।
पलक झपकते ही सवार एक नौजवान आ गया जो आसानी से अपनी लगाम खींच रहा था। घोड़ा चट्टान की तरह स्थिर होकर पीछे की ओर बढ़ा। देर से आने के लिए क्षमा करें। उसकी आवाज सुनकर मिताली, राशि और रुद्र अपने आंसू नहीं रोक पाए। टीचर। घोड़े पर बैठा हुआ विशालकाय व्यक्ति केवल टीचर ही हो सकता था। यह जानते हुए भी कि उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े हैं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आया था। यह उनका सच्चा टीचर था जो अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता था। राजा भुवनेश्वर को ऐसे साहसिक आगमन की उम्मीद नहीं थी और उसने युवक की ओर भौहें सिकोड़ कर देखा। वह 24 या 25 साल का था और उसकी नजरें गहरी थीं। उसकी साधना को पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसका संयमित व्यवहार अथाह गहरा था। उसके साथ एक मोटा आदमी था जो ठंडी, उपेक्षापूर्ण नजर से देख रहा था, मानो उसके सामने खड़े लोग सिर्फ चींटियां हों। राजा भुवनेश्वर ने अपनी दिव्य आत्मा को मोटे आदमी की ओर बढ़ाया, जिसने उसके आश्चर्य के लिए अपनी साधना को खुले तौर पर प्रकट कर दिया। 3 सितारा लेवल। राजा भुवनेश्वर का मुंह फड़क उठा। उसने मान लिया था कि वह आदमी अत्यधिक कुशल है, फिर भी वह ओरिजिन कोर लेवल के तीसरे स्तर पर था, केवल 15 हॉर्स पावर की शक्ति के साथ। और उसने उसे नीचे देखने की हिम्मत कैसे की? खुश होकर राजा भुवनेश्वर ने अपने मन में बची हुई सारी इज्जत खो दी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने विपिन की तरफ देखा। तुम जरूर विपिन होगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस मोटे आदमी की भौहें तन गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो हमारे युवा मास्टर को नाम से पुकारने वाले? राजा भुवनेश्वर दंग रह गया। एक साधारण 3 सितारा लेवल उससे इस प्रकार बात करने का साहस कैसे कर सकता है? यहां तक कि वैभव और संजय मित्तल भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि बटलर महत्वहीन है, लेकिन वह खुद राजा भुवनेश्वर को डांटने की हिम्मत कर रहा था। तुमने क्या कहा? राजा भुवनेश्वर का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम बहरे हो? मैंने पूछा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे यंग मास्टर का नाम पुकार रहे हो? मोहन ने व्यंग्य किया। हमारे यंग मास्टर टेस्ट के लिए व्हाइट रॉक सिटी में आए थे। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, फिर भी आप उन पर राक्षस होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्या अविश्वसनीय हिम्मत है। यंग मास्टर टेस्ट। भुवनेश्वर की उलझन बढ़ गई। संजय मित्तल की रिपोर्ट के अनुसार विपिन केवल मलिक परिवार का एक नौकर था जो हाल ही में व्हाइट रॉक अकादमी में टीचर बन गया था, और फिर भी अब वह कथित तौर पर प्रशिक्षण में एक युवा मास्टर था। मोहन का अध्ययन करते हुए राजा भुवनेश्वर ने उसके चेहरे पर कोई डर नहीं देखा। अगर कुछ था तो उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार की सीमा पर थी। यह कोई नाटक नहीं था। क्या वह वास्तव में किसी शक्तिशाली परिवार से हो सकता है? क्या उनकी पहले की तेज प्रगति उनकी असली ताकत को छिपाने का एक बहाना हो सकती है? इससे उनकी तेज प्रगति का पता चलता है। बिल्कुल, मोहन ने ठंडी आवाज में कहा। विपिन के निर्देश पर उन्होंने स्थिति का लाभ उठाते हुए वही कहा जो कहने की आवश्यकता थी। विपिन खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए वह घोड़े से उतरा और राशि और मिताली के पास गया। क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं टीचर, राशि ने जल्दी से कहा। मिताली का चेहरा गर्व से चमक उठा। टीचर, मैंने, मिताली ने आपको निराश नहीं किया है। आपने अच्छा किया। उनकी नब्ज जांचते हुए विपिन ने राहत की सांस ली।
वे गंभीर रूप से घायल लग रहे थे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था। संभवतः राजा अथर्वराज और संजय मित्तल की मौजूदगी के कारण। जैसे ही विपिन घोड़े से उतरा, मोहन ने राजा भुवनेश्वर को घूरते हुए उसका पीछा किया। आपको बेहतर होगा कि आप उम्मीद करें कि मिस राशि और बाकी लोग सुरक्षित रहें, वरना किस्मत बदलने वाला चाकू क्लैन इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। राजा भुवनेश्वर हिचकिचाया। उसका हमला करने का इरादा फीका पड़ गया। क्या विपिन वास्तव में एक शक्तिशाली परिवार का यंग मास्टर हो सकता है? मोहन ने धूर्त मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़कर कहा, भुवनेश्वर, इसे हम दोनों के बीच ही रहने दें, या फिर मैं सबके साथ सच्चाई साझा कर दूं। हिलकर राजा भुवनेश्वर ने टकराव को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। राजा भुवनेश्वर का संदेह गहरा गया और वह पूछे बिना न रह सका, क्या तुम किस्मत बदलने वाला चाकू क्लैन के बारे में जानते हैं? मोहन ने शांत भाव से उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से। इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपका सबसे बड़ा रहस्य भी जानता हूं। राजा भुवनेश्वर ने अचानक से उपहास किया, मेरे पास ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मोहन ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल राजा भुवनेश्वर ही सुन सकता था। अगर मेरी जानकारी सही है, तो जब आपने पहली बार किस्मत बदलने वाली चाकू की साधना शुरू की थी, तो आपने एक छोटी सी गलती की थी। इस वजह से हर बार जब आप अपना ब्लेड चलाते हैं, तो सच्ची ऊर्जा का एक अंश उन जगहों पर प्रवाहित होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जिससे धीरे धीरे रुकावट पैदा होती है। एक या दो बार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ वह ऊर्जा एक ऐसे क्षेत्र में इकट्ठा हो जाती है जो गंभीर दर्द की ओर ले जाती है, जिसे कम करना असंभव है। 17 साल पहले बदला लेने के दौरान आपने जोखिम की अनदेखी की और किस्मती चाकू में सबसे शक्तिशाली चाल चली। उस हमले की ताकत इतनी तीव्र थी कि आपके शरीर का एक खास हिस्सा फट गया और अलग हो गया, जिससे आपको एक अपूरणीय पछतावा हुआ। हालांकि हर बादल में एक चांदी की परत होती है। उस भाग के चले जाने से आपकी शिरोबिंदु अधिक तरल हो गईं और माछेटे पथ, जो कभी उबड़ खाबड़ और अजीब था, सहज और सामंजस्यपूर्ण हो गया, जिससे आपकी साधना की गति में तेजी आई। हालांकि इसने पथ की सहज उग्रता को भी कम कर दिया। आपने अपने गुरु द्वारिका से भी परामर्श किया, जिन्होंने आपको आश्वस्त किया कि अस्तित्व तर्क संगत है, और आपसे आग्रह किया कि आप वैसे ही साधना जारी रखें जैसे आप कर रहे थे। दूसरों को आपकी स्थिति का पता न चले, इसके लिए आपने जेनिथ किंगडम में डेस्टिनी हॉल को छोड़ दिया और इस दूरस्थ मायावंश किंगडम में आ गए और मजबूत शरीर वाले मास्टर योद्धा की भर्ती की, लेकिन वे सभी एक ही पीड़ा से पीड़ित हैं। मोहन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाने लगी, तो राजा भुवनेश्वर, क्या मैंने सही समझा? तुम राजा भुवनेश्वर का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। यद्यपि उसने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन वह सच जानता था। मोहन के शब्द बहुत सटीक थे। किस्मत बदलने वाली चाकू एक बहुत ही मर्दाना तकनीक थी, जिसमें अभ्यासकर्ता को 5 प्रमुख पोषक नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित करनी होती थी और दोपहर के समय सौर ऊर्जा को अवशोषित करना होता था। तभी वे ब्लेड को उसकी पूरी क्षमता तक सशक्त बनाने के लिए सर्वोच्च पोषक शक्ति का उपयोग कर सकते थे। सालों पहले
राजा भुवनेश्वर की ऊर्जा एक नाजुक जगह पर इकट्ठी हो गई थी। हर बार जब वह अभ्यास करता था तो उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा वहां इकट्ठा हो जाता था, जब तक कि यह खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच जाता। जब उसे आखिरकार अपने दुश्मन से लड़ने का मौका मिला तो वह उन्हें मारने में कामयाब रहा, लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई। उस दिन से उसका शारीरिक रूप बदल गया था, जिससे उसे एक असामान्य लाभ मिला। उसकी साधना सुचारू रूप से आगे बढ़ी, मानो बाधाओं से मुक्त हो। हालांकि उसका ब्लेड पहले की तुलना में कम भयंकर था, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ा और एक उन्नत क्षेत्र में पहुंच गया, जिसे कोई हिस्सा न होने पर भी एक होने से ज्यादा मजबूत के रूप में जाना जाता है। फिर भी इस बदलाव ने उसकी मर्दानगी छीन ली थी, जो एक बहुत ही अपमानजनक परिणाम था। इस रहस्य को छिपाने के लिए उसने केवल मास्टर योद्धा को भर्ती किया, जो उसी पीड़ा को साझा करते थे। सच्चाई को छिपाने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते थे। यह घटना सालों से दबी हुई थी और जेनिथ किंगडम में सिर्फ एक छोटे से दायरे में ही इसकी जानकारी थी, और वहां भी इसे गुप्त रखा गया था। यह तथ्य कि मोहन ने इस घटना के बारे में छोटी से छोटी जानकारी तक को उजागर कर दिया था, राजा भुवनेश्वर को हैरान और भयभीत कर गया। क्या यह हो सकता है कि विपिन वास्तव में किसी कुलीन कबीले का यंग मास्टर था, जो प्रशिक्षण के लिए इस सुदूर शहर में आया था? अगर ऐसा है तो उस पर राक्षस होने का आरोप लगाना मौत को दावत देने जैसा होगा। अगर यह बकवास है तो मैं इसे सबके सामने जोर से सुनाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप बुरा नहीं मानोगे। मच्छर। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसे गौर से देखा। राजा भुवनेश्वर का चेहरा काला पड़ गया। उसका पहले वाला रौबदार व्यवहार गायब हो गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। कुछ ही दूरी पर वैभाव, जिसने निजी बातचीत नहीं सुनी थी, ने देखा कि मोहन खुलेआम राजा भुवनेश्वर को चुनौती दे रहा है और गुस्से से भड़क गया। चिल्लाया, राजा, उसे बोलने दे। चलो सुनते हैं कि उसे क्या कहना है। मोहन आगे बढ़ा और भुवनेश्वर के कान में धीरे से फुसफुसाया, ए मच्छर, अगर अगली बार देखा तो जान से मार दूंगा।